Hello everyone, welcome back to another class of body fluids and circulation. So in our previous classes we have discussed about composition of blood and blood groups, human blood groups. Okay, so today we are going to continue with the topic body fluids. So today's topic is coagulation of blood. Okay, or we can say the blood clotting. ओके सो ब्लड क्लॉट कब होता है? इन केस अगर कोई इंजरी हुआ या ट्रॉमा हुआ, ओके किसी भी टाइप का कट हुआ, मींस जिससे ब्लड फ्लो होना स्टार्ट करे. ओके अगर बॉडी से ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो उस ब्लड फ्लो को स्टॉप करने के लिए बॉडी में नेचुरली ब्लड क्लॉट हो जाता है. ओके ब्लड क्लॉट कब होगा? अगर बॉडी में कुछ इंजरी हुआ और ट्रॉमा और कट, एनी टाइप ऑफ डैमेज इन ब्लड वेसल व्हिच लीड्स टू लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, एंड टू प्रिवेंट दिस ब्लड लॉस द बॉडी विल कोagulate द ब्लड को जमा कर देगा और ब्लड को क्लॉट कर देगा ताकि और उससे ब्लड फ्लो ना हो. ओके So let's see the mechanism of blood clotting. So here you can see the mechanism of blood clotting. Suppose this is a blood vessel और due to any type of injury ये जो blood vessel है वो डैमेज हो गया जिसकी वजह से blood flow होने लगा. ये है red blood cell. Okay, blood flow हो रहा है means they are the blood cells. तो जैसे ही blood vessel डैमेज होगा, blood flow होना शुरू होगा, तब कुछ clotting factors रिलीज होंगे. In the composition of blood, we have discussed some proteins which helps in clotting. Okay, so they are the clotting factors. तो अब ये clotting factors कैसे काम करते हैं? We will see this. तो जैसे blood vessel damage होगा, clotting factor release होगा. One is the platelet. Here you can see platelet will coagulate the blood cell. जो blood cell है उसको एक जगह जमा करने का ट्राई करेगा प्लेटलेट. ओके मतलब ब्लड वेसल डैमेज होने के बाद प्लेटलेट एक्टिवेट होगा. एक्टिवेट होने के बाद ब्लड को एक जगह जमा करेगा. ओके बट यहाँ पे क्लॉट नहीं हो रहा है. तो क्लॉट होने के लिए ये सिर्फ एक जगह में ये अरेंज हुआ है या एक जगह में जो ब्लड सेल्स है वो एक जगह आया है, बट यहाँ पे वो फुल्ली क्लॉटिंग जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है. फुल क्लॉटिंग जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट होने के लिए देयर इज डिफरेंट फैक्टर व्हिच विल एक्टिवेट. ओके सो ये जो डिफरेंट फैक्टर है और जो पाथवे है ये यहाँ पे हम देखेंगे. तो हियर वी कैन सी दैट थ्रोम्बिन विल गेट एक्टिवेटेड. एक क्लॉटिंग फैक्टर है थ्रोम्बिन, ये एक्टिवेट होगा क्योंकि ये पहले इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता था. इनएक्टिवेट फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन. ओके थ्रोम्बिन का इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन. तो जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बिन विल एक्टिवेटेड फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन और ये एक्टिवेशन करने में हेल्प करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज. ओके बट ये थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉट करने में हेल्प डायरेक्टली नहीं करता है. तो थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन विल नाउ एक्टिवेट फाइब्रिन. फाइब्रिन को एक्टिवेट करेगा फ्रॉम इट्स इनएक्टिवेट फॉर्म दैट इज फाइब्रिनोजेन. ओके थ्रोम्बिन विल एक्टिवेट फाइब्रिन फ्रॉम फाइब्रिनोजेन और ये फाइब्रिन अल्टीमेटली जो ये असेंबल हुआ था ब्लड सेल ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, उस ब्लड सेल में कुछ फाइब्रिन स्ट्रैंड्स आ जाएगा. हियर यू कैन सी ओके यहाँ पे कुछ स्ट्रैंड्स है. दिस इज द फाइब्रिन स्ट्रैंड. ये फाइब्रिन स्ट्रैंड अल्टीमेटली ये जो असेंबल ब्लड सेल है उसको क्लॉट करने में हेल्प करेगा ताकि ये और फ्लो ना हो, मीन्स इसके बाद और ब्लड फ्लो ना हो. ओके सो ये प्लेटलेट और ये फाइब्रिन स्ट्रैंड ये मिल के फाइनली ब्लड क्लॉट करते हैं. ओके तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और इस प्रोसेस में कैल्शियम आयन ऑल्सो प्लेज ए मेजर रोल. कैल्शियम आयन इस प्रोसेस में हेल्प करता है along with these clotting factors. Okay, so this is about blood clotting.
are going to discuss about one extracellular fluid. अब तक जितना भी हमने डिस्कस किया blood and your plasma, these all are intracellular fluid, मीन्स सेल के अंदर होता है. ओके तो अभी हम लोग एक फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे which is present outside the cell, सेल के बाहर होता है. तो what are these lymph? तो ये lymph जो है ये रिलीज होता है कैपिलरीज से. ओके तो कैपिलरीज क्या है? यू कैन सी इन दिस डायग्राम. दिस इज द हार्ट. ओके और हार्ट से वी नो देयर आर डिफरेंट ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन. ओके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. तो रेड वन इज द artery and blue one is the veins. Okay, arteries carries the oxygenated and veins carries the deoxygenated blood. तो ये जो arteries and veins है ये और भी सब डिवाइडेड होते हैं और ये फाइनली जब एकदम फाइन वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं. दिस वन. ओके ये जो रीजियन है यहाँ पे देख सकते हो, these are the fine blood vessels. तो इसको बोला जाता है कैपिलरीज. ओके सो जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड रिलीज होता है. फ्लूइड रिलीज होके ये टिश्यू में चला जाता है. ओके फ्रॉम द कैपिलरीज सम फ्लूइड विल रिलीज एंड दिस फ्लूइड विल मूव टू द टिश्यू. सो इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है. ओके दिस फ्लूइड इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड जो कैपिलरीज से रिलीज होता है. ओके और ये जो फ्लूइड है ये कलरलेस होता है. जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, तो ये जो फ्लूइड है वो कलरलेस होता है. तो बेसिकली ये जो फ्लूइड है ये कलरलेस होता है बिकॉज इसमें आरबीसी नहीं है. तो ब्लड विदाउट आरबीसी जैसे होगा ऐसे ही है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ओके इसमें ब्लड का सभी कंपोनेंट है, बस ये आरबीसी नहीं है इसलिए ये कलरलेस है. ओके एंड ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड इट विल देन get collected into a lymphatic vessels. okay और जिसको ओवरऑल एक साथ कहा जाता है lymphatic system. यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में ये जो ग्रीन कलर का vessels दिख रहा है, these are the lymphatic vessel और इसको collectively lymphatic system कहा जाता है. okay ब्लड जो है इसको collectively circulatory system कहा जाता है और ये lymph vessels का जो नेटवर्क है इसको कहा जाता है लिम्फेटिक वेसल्स. ओके और ये जो लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल में और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ओके इस फ्लूइड को बोला जाता है योर लिम्फ. ओके इस फ्लूइड को बोला जाता है लिम्फ. ओके फर्स्ट इज आर्टरीज एंड वेन्स व्हिच वी नो दे रिलीज फ्रॉम द हार्ट और पूरे बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके और ये आर्टरीज एंड वेन्स जब और भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं और एकदम फाइन थीन ब्लड वेसल्स फॉर्म करते हैं तो उसको बोला जाता है कैपिलरीज. कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड रिलीज होता है जो कलरलेस फ्लूइड होता है. ओके फ्लूइड रिलीज होके ये टिश्यू में चला जाता है. तो टिश्यू में जो जाता है तो वो सेल के बाहर चला जाता है. ओके तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है तो इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है. और ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड फिर जाके ये जो फ्लूइड यहाँ पे टिश्यू में रिलीज हो जाएगा, ये फ्लूइड फिर जाके ये जो ग्रीन कलर का जो वेसल दिख रहा है दिस आर द लिम्फेटिक वेसल्स. ओके पहले ये कैपिलरीज होगा फिर वेसल्स आएगा सिमिलर टू दैट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ये लिम्फेटिक वेसल में जाके ये कलेक्ट हो जाएगा और ये लिम्फेटिक वेसल का जो नेटवर्क है इसको कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम. और लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक वेसल में जो फ्लूइड है उसको कहा जाता है लिम्फ. ओके सर्कुलेटरी वेसल्स में जो फ्लूइड है उसको कहा जाता है ब्लड और लिम्फेटिक वेसल में जो फ्लूइड है उसको कहा जाता है लिम्फ. ओके सो हियर यू कैन सी द ओवरऑल बॉडीज वेसल्स फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ओके सो बॉडी में जो ब्लड वेसल डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल है उसको कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके यहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स यू कैन सी
ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन इन ए ह्यूमन बीइंग, ओके। और ये है लिम्फेटिक वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, मींस नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ये है लिम्फेटिक सिस्टम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन द ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पे देख सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द लिम्फ एंड द ब्लड, ओके। लिम्फ और ब्लड में और यू कैन से दैट लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज हार्ट, हार्ट से वेन एंड आर्टरी ये रिलीज होता है, अल्टीमेटली ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब ये ब्लड वेसल एकदम फाइन ब्लड वेसल बन जाता है तो इसको कहा जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज से ये फ्लूइड रिलीज होता है, रिलीज होके ये लिम्फेटिक वेसल में जाता है, तो लिम्फेटिक वेसल के नेटवर्क को बोला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ लिम्फ। So here we are going to discuss about two major function of lymph. The first one is exchange of nutrients, hormones and gases. Okay, this exchanging of nutrients, then different hormones, then the gases, this occurs through this fluid. Okay, this lymph helps in the exchanging. Okay, and the next is lymph also consists of lymphocyte. Lymphocyte we have discussed in white blood cell. There are two different types of lymphocyte, B lymphocyte and T lymphocyte. Along with the white blood cell, lymph also consists of major portion of lymphocyte. And lymphocyte, they helps in protection of body, okay, because they provide the immune responses to the body against different pathogens, okay. So these lymphocytes, they are the very much important parts of the lymph, okay. So with this lymph we have discussed all the body fluids. We have discussed earlier, we have discussed about intracellular body fluids, and today we have discussed about extracellular body fluids. So now we are going to discuss about the function of body fluids. In this topic we are going to cover the overall function of body fluid, both extracellular and intracellular, okay, both the function of blood and the lymph, means overall body fluids का क्या function होता है, okay, this we are going to discuss. So body fluids helps in the distribution or transportation of gases, nutrients throughout the body, okay. So we have discussed in previous chapter that the oxygen, carbon dioxide, they get transported into the body with the help of blood, okay. Blood के through ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, okay. So ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज ये जो फूड है उसको ब्रेक करता है, okay. So this food means this nutrients जब अल्टीमेट ब्रेक डाउन होता है वो भी टू प्रोवाइड एनर्जी ब्लड के थ्रू ही, बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके. और इस न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन, जिसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो भी, कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस केस इज ए वेस्ट, ओके. और ये वेस्ट गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ब्लड के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, अल्टीमेटली वो बॉडी से एक्सहेल हो जाता है, ओके. सो दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ द गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, this occurs in the body with the help of body fluids, okay. ये fluid ही help करता है उसको transport करने में, okay. So the first point is the transportation. Next, the regulation of body temperature. We know that the temperature of human blood is around 37 degrees Celsius, और हम लोग बोलते हैं body temperature, okay. So जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है, कभी ज्यादा रहता है कभी कम रहता है, ओके. बट ये हमारा बॉडी मेंटेन कर लेता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ दिस ब्लड. ये ब्लड हेल्प करता है टू रेगुलेट आवर बॉडीज टेम्परेचर, ओके. सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ओके. एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू मेंटेन the metabolism of the body, or
efficient metabolism of the body. Okay, so to maintain the efficient metabolism, जो nutrient transportation है, जो oxygen transportation है, this need to be very effective. Okay, because ये nutrient अगर ठीक से transport हुआ तभी जाके body का जो different tissues and cells है उसमें distribute होगा, और nutrients transport होने के बाद oxygen need to get distributed in the body in order to break these nutrients. Okay, so जब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को ब्रेक करेगा, मींस जब ऑक्सीडेशन होगा, तभी जाके ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फुलफिल होगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म एंड दिस इज डन बाय द बॉडी फ्लूइड्स. अगर बॉडी फ्लूइड्स ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बॉडी का जितना भी फंक्शंस है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा. ओके, सो फाइनली वी कैन से दैट दिस बॉडी फ्लूइड्स इज वेरी मच important for the distribution, okay, for the transportation, all the substances inside the body. Okay, so this is all about body fluids. In the next class we are going to discuss about circulation. Okay, so that's all for today. Thank you.